हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। आइए जी, हाजिर है जी आपके सामने लेके सीए इंटर का एफएम इको का पेपर, जो कि अभी अभी लिया गया है इंस्टीट्यूट द्वारा, जुलाई 21 अटेम्प्ट का। ठीक है। हमेशा की तरह पहले ओवरऑल एनालिसिस, और क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एफएम और इको, तो ओवरऑल एनालिसिस भी दो चरणों में होगा। एफएम बच्चे एवरेज टू इजी था। जिस बच्चे ने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे वो आराम से कर लेगा। एक दो क्वेश्चंस न्यू आए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस पुराने आए हैं। इतना कुछ खास नहीं है। थ्योरी बड़ी अजीब सी थी। ठीक है, तो थ्योरी हमेशा ही अजीब होती है, वो तो आप चॉइस में छोड़ भी सकते हो। एफएम एवरेज टू इजी बोलूंगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। जैसे कैपिटल बजटिंग का बड़ा अच्छा क्वेश्चन डाला था इन्होंने पेपर में, अभी डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट बुक के ही क्वेश्चंस थे, बारिंग 1 और 2 जो कि नए थे पर मैनेजेबल थे, वो मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। इकोनॉमिक पार्ट वाज वेरी वेरी इजी। ये बहुत इजी था। हाँ, जिसने भी अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सारे के सारे, उसके लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट बहुत इजी था इस बार। और प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स बच्चे हमेशा इजी होता है, प्रोवाइडेड आपने चारों चैप्टर्स अगर अच्छे से पढ़ रखे हैं तो इकोनॉमिक्स हमेशा इजी होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। और इस बार तो बच्चों वाले प्रैक्टिकल आए हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रैक्टिकल पूछे गए हैं। 4 को आई थिंक प्रैक्टिकल पूछे गए हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो 15 को नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, इस बार भी हैं। इकोनॉमिक्स पार्ट हमेशा की तरह इजी था, बट बात फिर से वही है, इजी किसके लिए था? जो सब कुछ पढ़ के जाता है, जो एक एक कॉन्सेप्ट जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया होगा और वो पढ़ के जाएगा, उसी के लिए इजी होता। जब मैं बोलता हूं इजी था, तो ये सबके लिए इजी नहीं होता। मैं उन बच्चों की बात कर रहा होता हूं जिसने थॉरो स्टडी कर रखी होती है, जिसने सारे कॉन्सेप्ट जो पेपर में 3-4 बार रिवाइज करके गया ताकि वो वहां पे जाके लिख पाए। कुछ बच्चे कहते जी एग्जाम में बैठ के अलग बात होती है, मुझे भी पता है भाई, हम भी इन एग्जाम से गुजरे हैं। तो हम उन बच्चों से बात कर रहे होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं। कोई भी पेपर, इजी से इजी पेपर भी एग्जाम में बैठ के सॉल्व करना इजी नहीं होता, मुझे भी पता है। पर जिसने तैयारी कर रखी होती है उसके लिए बच्चे इजी होता है। बात उसकी चल रही है जो पढ़ के जाता है। अब मैं कहूं जी कैपिटल बजटिंग का बुक का क्वेश्चन आया जी, अब जो कैपिटल बजटिंग करके ही नहीं गया, या करके भी गया और रिप्लेसमेंट नहीं करके गया कि हाँ भाई टीचर ने बोला था कि बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस क्या करने, उन्होंने तो उठा के बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में। बात तो चल रही होती है, जो बच्चा टीचर की बात सुनता है, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ता है, उसकी बात चल रही होती है। जो वो चैप्टर ही छोड़ के गया उसके लिए इजी कैसे हो सकता है? जिस बच्चे ने भी पूरी पढ़ाई करी थी उसके लिए ये पेपर मैनेजेबल था, ये पेपर मुश्किल नहीं था। हाँ, थोड़ा बड़ा हो सकता है, वो हमेशा ही होता है, बिकॉज दो दो सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। पर अगर आप इकोनॉमिक्स पहले करते हो तो फिर ये इजी लगता है। आइए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले एफएम की बात करेंगे, इको में तो कुछ ज्यादा बात करेंगे ही नहीं, वो तो सीधे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। मेन तो हम एफएम की ही बात करेंगे। एफएम के 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, आपको पता है टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई 4 क्वेश्चंस इनमें से करने होते हैं। आइए जी, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया बच्चे, ये डेटर्स मैनेजमेंट, अगर मेन चैप्टर की बात करूं तो वर्किंग कैपिटल से पूछा गया, और वर्किंग कैपिटल में डेटर्स मैनेजमेंट एक टॉपिक आता है, उससे पूछा गया। और डेटर्स मैनेजमेंट में भी टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, कि वो कह रहे हैं कि मेरी एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी है कि हम 2 महीने का उधार देते हैं, सोच रहे हैं इसको 1.5 महीना कर दिया जाए या 1 महीना कर दिया जाए। ज्यादातर क्वेश्चन जो बुक में होते हैं वो लूजनिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी के होते हैं, कि हम क्रेडिट पीरियड बढ़ाना चाहते हैं। बट दिस क्वेश्चन इज ऑफ टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। और मजे की बात है, इसमें सेल की कोई चर्चा ही नहीं होती। सेल एग्जिस्टिंग 360 लाख है, टाइटनिंग करने से सेल पे क्या इंपैक्ट है, तो कंट्रीब्यूशन पे क्या इंपैक्ट है, ये है ही नहीं। ये इजी क्वेश्चन था, बुक का क्वेश्चन था। मैं फिर से एक बार दिखा दूं कि बुक में ये कौन सा क्वेश्चन था, आइए जरा। इसलिए दिखाते हैं कि आपको पता लगे
कि हाँ जो क्वेश्चंस क्लास में कराए जाते हैं मैक्स क्वेश्चंस उसी में से ही आते हैं। मैं फिर बोलूंगा, क्या ये मेरी ही बुक में था? ना ना ना, ये तो सब टीचर्स की बुक में होते हैं, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट की बुक में भी होते हैं, बट मैं तो बच्चे अपनी से ही दिखा पाऊंगा ना। वैसे तो सबकी बुक में ये क्वेश्चंस होते हैं। सो जो क्वेश्चन आया है ये एक ही कारण होता है दिखाने का कि आप अगर अच्छे से पढ़ के जाएं तो इसमें से ही चीजें पूछी जाती हैं। ये आया जी क्वेश्चन नंबर 57, ये आया जी क्वेश्चन नंबर 57 अपनी बुक का जुलाई 21 में। तो यहाँ सेल 25 लाख की थी, एवरेज कलेक्ट यहाँ डेज में था, वहां मंथ्स में कर दिया गया है, और सेल्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है, सिर्फ कलेक्शन एक्सपेंसेस चेंज हो रहे हैं। तो इसके जैसा, बिल्कुल सेम नहीं, बट इसके जैसा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सो एक रूटीन क्वेश्चन था, जिसने भी डेटर्स मैनेजमेंट ढंग से किया होगा वो ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है। क्लियर है? सो अगेन बात वही है, जिसने भी डेटर्स मैनेजमेंट ध्यान से किया होगा, है ना। जिसने किया ही नहीं है या जिसका पक्का नहीं है उसको तो मुश्किल आएगी आएगी। और ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, वैसे भी 5 नंबर में ही पूछा गया, कोई बड़ा भी नहीं था। टाइटनिंग में क्या क्या होगा? वैसे तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है क्योंकि सेल कम होगी, पर सेल का इंपैक्ट है ही नहीं सवाल में। तो आपके खर्चों में क्या, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेव होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज पहले 2 महीने थे, अब 1.5 महीना और 1 महीना करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम, ये आपका इंक्रीमेंटल गेन होगा। आपके बैड डेट्स कम हो जाएंगे, ये भी आपका इंक्रीमेंटल गेन होगा। आपके एनुअल कलेक्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, ये आपका इंक्रीमेंटल लॉस होगा। बस 3 ही चीजें हैं सवाल में, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक बैड डेट्स की सेविंग और एक कलेक्शन एक्सपेंडिचर में इंक्रीज। तो कुछ भी नहीं था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% दी हुई थी। सो ये इजी क्वेश्चन था, जिसने भी ढंग से तैयारी करी थी उसके लिए ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B, ये कैपिटल स्ट्रक्चर से आया है, और जिसने भी MM थ्योरी पढ़ रखी है, MM अप्रोच, वो इसको 2 मिनट में ये क्वेश्चन कर देगा। पढ़िए जरा। The details about the 2 companies R Limited and S Limited having same operating risk are given below. तो R Limited, S Limited ऑपरेटिंग रिस्क सेम है, मतलब दोनों का बिजनेस रिस्क सेम है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बच्चे ध्यान से देखो, इसमें बोरिंग है नहीं, तो ये एक अनलेवर्ड फर्म है और ये एक लेवर्ड फर्म है। तो केडी दिया हुआ है 10%, क्या मांग रहा है? केई दिया हुआ है 18% और 15%। वैसे एमएम में लेवर्ड फर्म का केई हम खुद निकालते होते हैं कि केई ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू केई ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस केई ऑफ अनलेवर्ड फर्म माइनस केडी इनटू डेट अपॉन इक्विटी। पर उसने लेवर्ड फर्म का केई भी सवाल में दिया हुआ है। क्या मांग रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बोथ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एमएम अप्रोच एंड दैट टू विदाउट टैक्स। तो ये तो बहुत इजी हो गया। वैल्यू ऑफ इक्विटी किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केई, क्योंकि केई दिया हुआ है तो बहुत इजी है। तो एस लिमिटेड का तो ये बहुत इजी हो गया ना, क्योंकि एस लिमिटेड में तो ब्याज आएगा ही नहीं। तो EBIT कितना है? 10 लाख डिवाइडेड बाय 15%, जो भी आंसर आएगा, ठीक है ना। और आर लिमिटेड का कितना आएगा? आर लिमिटेड का EBIT कितना है? 10 लाख माइनस ब्याज कितना है? 33 का 10%, 3.3 डिवाइडेड बाय 18%। 2 मिनट का आंसर था, कुछ भी नहीं था। सो EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय के। दूसरे में पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ MM अप्रोच विदाउट टैक्स। तो वैल्यू ऑफ फर्म मांगा है। वैल्यू ऑफ फर्म किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो बच्चे आर लिमिटेड का तो वैल्यू ऑफ फर्म यही आएगा। आर लिमिटेड का वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म सेम होगा बिकॉज डेट है ही नहीं। और एस लिमिटेड का जो भी फर्स्ट पार्ट में आंसर निकालोगे उसमें 33 लाख जोड़ देना, 33 लाख प्लस ए पार्ट का आंसर। सो ये बहुत आसान क्वेश्चन था 5 नंबर में करने के लिए, कुछ भी नहीं था। रादर हमने जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं ये 18% कभी दिया नहीं होता कि लेवर्ड फर्म का केई हमें खुद निकालना पड़ता है कि केई ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू केई ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस केई ऑफ अनलेवर्ड फर्म माइनस केडी इनटू डेट अपॉन इक्विटी। इस तरीके से हम निकालते होते हैं। ये तो उसने बहुत ही आसान कर दिया। और हम तो ये भी पढ़ाते हैं कि MM अप्रोच में
वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म और वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म सेम होता है, पर इस क्वेश्चन में ये ना एक्चुअली आर्बिट्राज के सम का डेटा है, पर उसने आर्बिट्राज मांगा नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं कि वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म, लेवर्ड फॉर्म और अनलेवर्ड फॉर्म विदाउट टैक्सेस सेम होना चाहिए। पर इस क्वेश्चन में जो डाटा है उस अकॉर्डिंगली जो आंसर आएगा ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा कि सेकंड पार्ट में दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक सो आएगा, बिकॉज वो तब आता है जब आप ये केई ऑफ लेवर्ड फॉर्म खुद कैलकुलेट करें। बिकॉज एमएम अप्रोच में विदाउट टैक्सेस में हम क्या पढ़ते हैं कि आपका केओ हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना। सो चलो क्या कर सकते हैं, क्लियर है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1B का आंसर आराम से कर सकते थे। मैंने पूरा सोल्यूशन डिस्कस कर दिया बिकॉज अलग तरह का क्वेश्चन था थोड़ा सा। ओके जी, ओके। थर्ड, ये क्वेश्चन आया है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। रिस्क एनालिसिस से क्वेश्चन आया है, न्यू सम था बट बहुत इजी सम था, कोई मुश्किल नहीं था। ये भी काइंड ऑफ न्यू सम था पर डाटा बड़ा सिंपल था। ये आर्बिट्राज का डाटा होता है जो क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ फर्म में आपसे पूछ लिया। आइए जरा पढ़े, क्योंकि न्यू सम है तो एक बार देखेंगे। केपी लिमिटेड इज इन्वेस्टिंग ₹50 lakh इन ए प्रोजेक्ट। द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 4 year, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 6%, रिस्क प्रीमियम 6%, अदर इंफॉर्मेशन एज अंडर। 4 साल की सेल दी हुई है, पीवी रेशियो दी हुई है सेम इन ऑल ईयर, तो सेल माइनस पीवी रेशियो करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 4 सालों की एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। इग्नोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बढ़िया हो गया, क्योंकि सवाल में टैक्स नहीं है तो क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन भी इग्नोर हो गया, बिकॉज डेप्रीसिएशन तो तभी लेते हैं जब टैक्स होता है, सो डेप्रीसिएशन भी लेने की जरूरत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी ऑफ अ गिवन प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको सीएफएटी निकालना था और सीएफएटी को डिस्काउंट करना था यूजिंग आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, और वो तो बड़ा सिंपली गिवन है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होता है, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम 12%। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है 6 + 6 12। हम क्लास में जो क्वेश्चन करते हैं 2 तरह के सम करते हैं, या तो आरएडीआर गिवन होता है, नहीं तो हम आरएडीआर निकालते होते थे जहां प्रोजेक्ट बीटा गिवन होता था कि फर्म के सारे प्रोजेक्ट को हम आरएम मान लेते थे, माइनस आरएफ करके प्रोजेक्ट बीटा से मल्टीप्लाई करते थे। वो उसने सिंपलेस्ट वर्जन दे दिया। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होता है, रिस्क फ्री रेट में आपको रिस्क प्रीमियम ऐड करना है, और रिस्क प्रीमियम सीधे दिया हुआ है। हम तो क्लास में रिस्क प्रीमियम निकालते थे, तो ये ज्यादा इजी है। तो सी फैट निकाल के सेल माइनस पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आपका सी फैट आ जाएगा, सीएफएटी आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं, डेप्रिसिएशन है नहीं, टैक्स है नहीं, और सीधा उसको 12% पे डिस्काउंट करो। तो 6% के फैक्टर रिझाने के लिए दिए, आपको 12% के फैक्टर चाहिए थे। सो दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। समझ आ गया, कुछ भी नहीं था सवाल में। सेल माइनस पीवी रेशियो करोगे, तो सेल माइनस इंटू पीवी रेशियो, सॉरी सेल इंटू पीवी रेशियो करोगे तो सीधा कंट्रीब्यूशन आएगा, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करोगे तो आपका सीधा सीएफएटी आ जाएगा। वैसे तो ये कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन होता है, पर डेप्रिसिएशन लेनी नहीं क्योंकि टैक्स नहीं है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। 1 का सी, 1 का डी, ये बच्चे अगेन बुक का क्वेश्चन है। पिछले दोनों न्यू डाटा के सम थे, अलग तरह के डाटा थे। ये तो सिंपल बुक का क्वेश्चन है, वॉल्टर मॉडल का सवाल पूछा गया है। मैं दिखा दूं आपको बुक में कौन सा क्वेश्चन था ये। सो अर्निंग्स ऑफ द कंपनी 30 ले, पहले भी आया हुआ है मेरा ख्याल, ये क्वेश्चन पेपर में पहले भी आ चुका है, ये पहली बार नहीं आया, ये पहले भी आ चुका है। ये आया जी क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो नवंबर 18 में पहले भी आ चुका है, वही सेम ही है। यहाँ पे अर्निंग्स ऑफ द कंपनी कितने हैं सवाल में, 5 लाख है ना, और यहाँ कितने हैं 30 लाख। डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ 1 लाख, यहाँ 5 लाख। रेट ऑफ रिटर्न 15%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन 12, यहाँ 13। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। वॉल्टर मॉडल वैसे भी बहुत ईजी है, तो इसको हम इजी कैटेगरी में ही रख सकते हैं। मैं फिर बात कर रहा हूं, इजी किसके लिए, जिसको वॉल्टर मॉडल आता था, जिसको आता ही नहीं था उसके लिए काहे का इजी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेरी वेरी इजी, प्रोवाइडेड आपने सारे चैप्टर किए हों तो बहुत इजी थे, कोई मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन नंबर 1 करना, ठीक है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2, ये बच्चे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सम है, और अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है।
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पे आपको अर्निंग पर शेयर दिया है, डिविडेंड पर शेयर दिया है, जी दिया है, P0 दिया है, टैक्स रेट दिया है, 30 लाख आपको और चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो 2:1, तो हम ऐसे करते होते थे 30 लाख में डेट होगा 2/3 यानी कि 20 लाख, इक्विटी होगा 1/3 यानी कि 10 लाख। फिर कॉस्ट ऑफ डेट में पहले 5 लाख का 10%, 5 लाख से 10 लाख का 9%, अबव 10 लाख 8%, कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। ये 4 चीजें बतानी है। पैटर्न ऑफ फाइनेंस, पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट केडी, एवरेज केडी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओवरऑल वैक। सिमिलर क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो हम वहीं से ही देख लेते हैं, इसको सॉल्व नहीं करने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऑलरेडी ये पेपर में आ चुका है सिमिलर क्वेश्चन। मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन तो सिम पेपर से ही आए हैं, कुछ क्वेश्चन इन्होंने बीच में नए पूछे, जैसे मैंने पिछले 2 कराए। ये वाला आया जी क्वेश्चन नंबर 69 हमारी बुक का। बस यहाँ डेट के 2 स्लैब थे, उसने डेट के 3 स्लैब बना दिए। यहाँ 30-70 था, वहाँ 2:1 था। ठीक है ना। वही 4 चीजें देखो, पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, एवरेज केडी, केआरई। इसमें तो केआरई भी मांगा है, जबकि उसमें केआरई नहीं मांगा गया शायद, हाँ सिर्फ के ही मांगा है। तो सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में था, तो जिसने किया हुआ था उसके लिए ये क्वेश्चन मैनेजेबल था। ठीक है, कोई नया पॉइंट नहीं बच्चे। मेन चीज होती है कि कोई नया पॉइंट पूछा गया पेपर में, जी नहीं, यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। सब बातें ऑलरेडी क्लास में डिस्कस थी। सो जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया था वो आराम से कर सकता था। कोई ऐसी बात नहीं आई कि हाँ जी पता ही नहीं क्या आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो सॉल्व करने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए कैसे करने, ये तो किया हुआ है। सो ऑलरेडी बुक से हमने मार्क भी कर लिया। सबकी बुक में होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर में भी आ चुका है। ये देखो एक बार और है मेरी बुक में, तो ये देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ लिखा भी हुआ है, सिमिलर टू क्वेश्चन 69। बस यहाँ केआरई भी होता है, उसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, क्योंकि सवाल में लिखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं, तो ज्यादा इजी है। इक्विटी में सिर्फ शेयर कैपिटल आएगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का रेशो। ये स्टडी मटेरियल का सम है, हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट योर नॉलेज, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4 है जहां तक मुझे याद है। ये लाइन से याद आ जाता है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सो ये स्टडी मटेरियल का रेशियो एनालिसिस का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन आया। ये पहले भी आ चुका है पेपर में, ये पहली बार नहीं आया। और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। मैं देखूं जरा, अगर मैंने स्टडी मटेरियल खोल ही रखा है सो आपको दिखाता हूं। सो फाइनेंशियल एनालिसिस, जहां तक मुझे याद है टेस्ट योर नॉलेज में था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ ये है जी, ये देखो, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो ये जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए। अगर आपको रेशियो एनालिसिस आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो के हर क्वेश्चन में ही क्या बनानी होती है, बैलेंस शीट ही तो बनानी होती है। मेरे कहने का मतलब है नया पॉइंट नहीं है कोई, समझो इस बात को। मान लो आपने ये क्वेश्चन नहीं किए हुए जो आए हैं, हाँ तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं, जिसने भी वर्किंग कैपिटल में डेटर मैनेजमेंट किया है वो कर सकता है वो क्वेश्चन, जिसने भी रिस्क एनालिसिस किया है वो आरएडीआर का सम कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं होता कि आपके यही सम करे हुए होने चाहिए। हाँ करे हुए हैं अच्छी बात है, पर किसी को याद थोड़ा ना रहते हैं, समझ रहे हो। सो वहां पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही काम आएगी, सम थोड़ा सीधे काम आएंगे। हम तो वैसे ही बता देते कि ये देखो करे हुए आए हैं, नया कुछ नहीं आया, इसलिए सिर्फ मार्क कराते हैं, अदरवाइज कोई कारण नहीं है। ये सम आपको याद नहीं रहेंगे वहां पे बैठ के, इस बात को समझिए। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 रेशो का था, अगेन पुराने क्वेश्चन था, नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं था। ये सबसे जबरदस्त सवाल पूछा जी। क्वेश्चन नंबर 4 कैपिटल बजटिंग। जब मैं कैपिटल बजटिंग डिटेल में कराता हूं ना, तो मुझे पूछते हैं बच्चे, सर पेपर में तो सीधा कहता है पे बैक पीरियड निकालो, एआरआर निकालो, आप कहाँ रिप्लेसमेंट के इतने इतने बड़े सम करा रहे हो। तो बच्चे ये रिप्लेसमेंट का ही सम आ गया है पेपर में, और ये सिमिलर सम हमने क्लास में कराया था। क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंज है,
सिमिलर सम मैंने क्लास में कराया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पर जिसने कैपिटल बजटिंग बच्चों वाला किया है उसके लिए ये सम नहीं हो सकता था। क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, पहले मैं आपको दिखा दूं कि कौन सा क्वेश्चन आया है। बस एक आधी चीज को चेंज किया गया है, बाकी सवाल बिल्कुल सारे का सारा सेम था। सो पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूं आपको, ये रिप्लेसमेंट आ गया। लो जी, ये वाला सम आया जी, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये पहले भी आ चुका है, ये देखो नवंबर 08 के एग्जाम में पहले भी आ चुका है। मैं आपको दिखाऊं, इधर देखो। सो कॉस्ट ऑफ मशीन, वहां 3,30,000 और 10 लाख, यहां 6 लाख और 10 लाख। एस्टिमेटेड लाइफ, वहां 11 साल 8 साल, यहां 6 साल 4 साल। ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू वहां पे निल और 40, यहां उसने दोनों बार 0 रख दिया, तो बच्चे के लिए उसने ये काम आसान कर दिया। रेजिडुअल वैल्यू दोनों जगह 0 रख दिया। एनुअल ऑपरेटिंग डेज दिए हुए हैं 300। बच्चे वहां पे ना सीधे एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स दिए हुए हैं, ये देखो हमने जो क्लास में कराया था वहां एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स दिए हुए थे 3,000। अब उसने क्या किया, एनुअल ऑपरेटिंग डेज दे दिए और ऑपरेटिंग आवर्स पर डे दे दिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आ जाएगा। तो वहां सीधा 3,000 दिया हुआ था, अब इतना तो वो करेगा ही। ठीक है ना। तो एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स 3,000 दिए हुए थे, यहां एनुअल ऑपरेटिंग डेज दे दिए और एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स पर डे दे दिए, तो 1800 आ गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दोनों जगह दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दोनों जगह दिया हुआ, देखो सेम है, 2 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 4 रुपए। आउटपुट पर आवर इन यूनिट्स, तो 1800 घंटे काम करोगे, 1 घंटे में 20 यूनिट का आउटपुट है, तो यहां से आपका टोटल आउटपुट आराम से निकल जाएगा। ठीक है। वहां टोटल आउटपुट दिया हुआ था, यहां आपको टोटल आउटपुट निकालना था। लेबर कॉस्ट पर आवर दी हुई है, तो अगेन 1800 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लेबर कॉस्ट निकाल ले। क्या करना था, CF80 एग्जिस्टिंग मशीन का निकालना था, न्यू मशीन का निकाल के इंक्रीमेंटल आंसर करना था। रिप्लेसमेंट का आंसर कैसे होता है, इंक्रीमेंटल बेसिस पे होता है। फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो शुरू में इनफ्लो लास्ट में आउटफ्लो, इनकम टैक्स रेट भी दिया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ एक चीज क्वेश्चन ने चेंज करी, वो मैं बताता हूं, ये वाली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% फ्लैट है, फैक्टर्स भी दिए हुए हैं नीचे। वो कह रहे हैं कंपनी यूजेस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां वो काम खराब कर गया आपका, क्योंकि जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया हुआ था वहां पे वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कराया था हमने, क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन था। पर WDV वाले और भी क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हुए थे, ये कोई इकलौता सवाल नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चंस WDV पे आते हैं, तो हमने WDV के क्वेश्चंस किए हुए थे। और ये चीज अगला लाइन बहुत से बच्चों को परेशान करी होगी, इट हैज सेवरल मशीन्स इन 20% ब्लॉक। जब मैं क्लास में ब्लॉक कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिस्कस करता हूं तो बच्चे पूछते हैं सर ये आएगा, तो मैं कहता हूं बच्चे स्टडी मटेरियल में गिवन है, हमें करना चाहिए। सो मैं ये देखो हमेशा ब्लॉक कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिस्कस करता हूं कि अगर ब्लॉक लगाना है तो फिर ये वाले रूल लगाइए, और ये वाला रूल आया पेपर में, व्हेन देयर आर सेवरल एसेट्स इन द ब्लॉक, व्हेन देयर आर सेवरल एसेट्स इन द ब्लॉक। अब मैं बता दूं इसमें करना क्या था। अब जिसको तो ये जिसने किया हुआ था उसके लिए तो ठीक था, पर जिसने नहीं किया हुआ था वो फंस गया यहां पे। बिकॉज आई डोंट थिंक सो सीए इंटर के इतिहास में आज तक कभी भी कैपिटल बजटिंग के सम में ब्लॉक वर्ड यूज किया गया है, नहीं। वे बैक इन 2003 या 2004 आई थिंक एक सम आया था, वहां पे ये यूज था। उसके बाद ब्लॉक कॉन्सेप्ट को भूल गई सारी दुनिया। स्टडी मटेरियल में है ब्लॉक कॉन्सेप्ट और हम क्लास में कराते हैं ब्लॉक कॉन्सेप्ट। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो समझ जाएगा। बच्चे ब्लॉक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि वो कह रहा है ब्लॉक में एक से ज्यादा एसेट है, मतलब जब आप लास्ट ईयर में आएंगे, सिर्फ लास्ट ईयर में इसका इंपैक्ट होता है। तो लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है, जो भी आपको WDV है उसमें से स्क्रैप माइनस करके डेप्रिसिएशन निकलती है। पर यह पॉइंट इस सवाल में लगेगा ही नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में स्क्रैप ही 0 थी। तो जिसको ब्लॉक कॉन्सेप्ट नहीं भी पता वो भी लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन तो सही करके आएगा। जिसको ब्लॉक कॉन्सेप्ट नहीं भी पता वो भी लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन सही करके आएगा, बिकॉज स्क्रैप वैल्यू थी नहीं। दूसरा होता है कि लास्ट ईयर में कैपिटल लॉस नहीं आ सकता,
क्योंकि हमने पढ़ा है ना कैपिटल गेन लॉस लगाना होता है, कैपिटल गेन लॉस लगाना होता है। अब कैपिटल लॉस ही आएगा सवाल में, बिकॉज कैपिटल लॉस होता है स्क्रैप वैल्यू माइनस WDV। अब स्क्रैप तो जीरो है तो WDV है, कैपिटल लॉस आएगा, पर क्योंकि देयर आर अदर एसेट्स इन द ब्लॉक तो कैपिटल लॉस इसमें आ नहीं सकता। ये आप टैक्स में पढ़ते हो ना, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, 50 सब सेक्शन 2। सिंस देयर आर अदर एसेट्स इन द ब्लॉक तो इसमें कैपिटल लॉस नहीं आ सकता। गेन आ सकता था, अगर स्क्रैप वैल्यू ज्यादा होती तो गेन आ सकता था, पर लॉस नहीं आ सकता था। सो ये देखो हम लिखवाते हैं क्लास में कि कैपिटल गेन कैन नॉट अराइज, सॉरी कैपिटल गेन कैन अराइज बट कैपिटल लॉस कैन नॉट अराइज। और फिर नीचे हम एग्जांपल बना के आपको कराते हैं कि किस तरीके से गेन और लॉस हम चेक करते हैं। तो इसमें कैपिटल लॉस नहीं लगना था लास्ट में। अब देखो उसने कितनी बदमाशी करी। जो क्वेश्चन हमने कराया था क्लास में वहां ये लिखा हुआ था इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, उसने भी इग्नोर ही करवाया, पर बड़े स्टाइल से। इसको कहते हैं पेपर सेटिंग, बढ़िया। उसने भी इग्नोर ही करवाया, पर बड़े स्टाइल से इग्नोर करवाया। कैपिटल लॉस ही आना था क्वेश्चन में, बिकॉज स्क्रैप जीरो था और लॉस लगाना नहीं था, बिकॉज ब्लॉक तो जीरो हुआ नहीं ना आपका। देयर आर अदर एसेट्स इन द ब्लॉक, आप टैक्स में पढ़ते हो इसको। सो मैं देखो जब भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो हम क्लास में कराते हैं पर इतिहास में नहीं आ रखा होता, तो अच्छा लगता है कि देखो सब चीजें पढ़ के जाओ। सीए एग्जाम आपसे सिर्फ एक चीज डिमांड करते हैं कि सब कुछ पढ़ के जाओ। अगर आप सब कुछ पढ़ के जाओगे आपको कोई रोक नहीं सकता पेपर पास करने से। अब ये एडवांस क्वेश्चन था, सो बड़े होने तो इसको चॉइस में छोड़ा होगा, तो थ्योरी की तरफ गए होंगे। तो थ्योरी बड़ा करने लायक थी, बेकार सी थ्योरी थी। थ्योरी तो वैसे ही बेकार होती है। सो ये एडवांस क्वेश्चन आया कैपिटल बजटिंग से। सो बच्चे मेहनत जब सार्थक होती है तो अच्छा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस अपने क्लास में किए हुए हैं। वैसे भी पिछले 2-3 अटेम्प्ट से कैपिटल बजटिंग के बड़ा अच्छा सम आ रहा है पेपर में, हर बार ही अच्छा क्वेश्चन आता है पेपर में। सो ये भी काफी अच्छा सम था, बड़ों ने इसको चॉइस में कवर कर दिया होगा, खास करके ये बात पढ़ के कि ब्लॉक कॉन्सेप्ट जिसने किया हुआ था, मेरा सलाम है, ठीक है ना, कि किया हुआ था और पेपर में करके भी आए। मेन बात है पेपर में करके भी आए, ठीक है ना। तो कराना तो उसने इग्नोर ही था बस, और कुछ भी नहीं था। सो अगेन हमारा क्लास में किया हुआ था तो सॉल्व करने की हमें इसकी जरूरत नहीं है। सो बच्चे इसको आराम से बुक से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक ये पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था, 3-4 बार पहले आ चुका। आई थिंक मैं भी यही क्वेश्चन करके पास हुआ था, मेरे पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 10 मार्क्स का, लेवरेज का सम, यही फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम दिया, वेरिएबल कॉस्ट, एसेट टर्नओवर, कैलकुलेट एंड कमेंट, ईपीएस, डीओएल, डीएफएल, डीसीएल। मैं दिखाऊं आपको, आई थिंक मेरे पेपर में भी आया था ये, नवंबर 06 में मैंने सीए इंटर के एग्जाम दिए थे। सो जहां तक मुझे ध्यान है मेरे पेपर में भी आया था, चेक करते हैं। आइए जी। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ये कई बार आ चुका है, ये सीधा ही खुल गया। लो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एसेट टर्नओवर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। ये पहले भी आया नवंबर 11 में, ये एक आधी बार और होगा हमारी बुक में, पक्की बात है, क्योंकि ये इतनी बार आ चुका है कि हमने भी 2-3 बार डाल रखा है किताब में। होना चाहिए एक बार और। हाँ ये रहा, ये देखो नवंबर 18 में भी पूछा है, मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। ये देखो वही 4 चीजें दी हुई हैं। तो ये आपके पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, कैलकुलेट एंड कमेंट, वही सब चीजें। तो लेवरेज का सम भी आया। तो चैप्टर इन्होंने सारे कवर करे हैं बच्चे। पहला होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 10 नंबर का क्वेश्चन आया। फिर हम पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, 5 नंबर का क्वेश्चन आया। लेवरेज से 10 नंबर का क्वेश्चन आया। डिविडेंड से 5 नंबर का क्वेश्चन आया। कैपिटल बजटिंग से 10 नंबर, रिस्क एनालिसिस से 5 नंबर का क्वेश्चन आया। वर्किंग कैपिटल से थोड़ी ज्यादती हुई कि इतना बड़ा चैप्टर और सिर्फ 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया। सो तभी मैंने बोला था ये मिक्स था, 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, तो इसलिए एवरेज टू इजी क्वेश्चन थे ये, ठीक है ना। जिसने अच्छी तैयारी करी है, जिसने तैयारी ढंग से नहीं करी
उसके लिए तो बच्चे कुछ भी इजी नहीं होता ना, समझिए इस बात को, ठीक है। थ्योरी के तो क्या बात करें, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, लास्ट चैप्टर से हमेशा ये क्वेश्चन आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। वैसे वेंचर कैपिटल, डेट सिक्योरिटाइजेशन, ब्रिज फाइनेंस, ये सब ज्यादा आता है। इस बार उसने पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस पूछा। सो मुझे नहीं पता थ्योरी कौन अच्छे से करके गया होगा, तो जिसने भी करी है वो ये कर सकता था। फैक्टरिंग और फोरफेटिंग में डिफरेंस पूछा है, तो बुक में तो सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर कौन ढंग से करके जाता है मुझे नहीं पता। फिर कह रहे जी स्टेप बताइए बाय द मैनेजर टू मेजर शेयर होल्डर वेल्थ, ये फर्स्ट चैप्टर से पूछा है। और लिमिटेशंस ऑफ एआरआर हम क्लास में लिखाते हैं ना कि इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहला लिमिटेशन है इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और दूसरा प्राइम लिमिटेशन है कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, कैश फ्लोज के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां हम पैट यूज करते हैं, और पैट एक सही फिनोमिना नहीं होता वेल्थ मेजरमेंट का, तो ये कैश फ्लोज के ऊपर बेस्ड नहीं है। सो वो लिमिटेशंस पूछे हैं। सो थ्योरी पे तो क्या चर्चा करनी है, जो पढ़ के गया है वो लिख पाएगा सीधे सीधे से क्वेश्चन से। सो दिस इज अबाउट एफएम। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आया है, पर ये मुश्किल नहीं था, ठीक है। हाँ, जिसने अच्छी तैयारी करी है उसके लिए मुश्किल नहीं था। इकोनॉमिक्स में तो बच्चे कुछ भी खास नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। एक बार रीड कर देता हूं आपके लिए। पहला पूछा जी एनडीपी एट एमपी समझाइए, तो नेशनल इनकम का सिंपल सा क्वेश्चन है 2 नंबर का। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इधर देखो। वो कह रहा है M3 निकालना है। अब M3 क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यही होता है। आपको चेक भी करा दूं एक बार अगर याद नहीं है तो। ये देखो M3 क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। M1 क्या होता है, ये देखो बच्चे ने लिखा हुआ है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। सो करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, M1 आ गया। अब M3 के लिए इसमें टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक जोड़ने थे, वो दिए नहीं हुए थे। उसने नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस के दिए हैं, और सेविंग डिपॉजिट्स भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक लिख दिया है। सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो मैं इसको पोस्ट ऑफिस ही मानूंगा। तो टाइम डिपॉजिट वो गलती से पोस्ट ऑफिस के दे गया, देने किसके थे, बैंकिंग के। अब मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट इसका आंसर कैसे करेगा। ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, क्योंकि टाइम डिपॉजिट बैंकिंग के ऐड करने थे, उसने टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के दिए थे, तो इस हिसाब से तो M1 और M3 सेम ही बनता है। अब ये ना होके बाद में वो सजेस्टेड आंसर में कहें ये टाइम डिपॉजिट बैंक के थे, वो आप पोस्ट ऑफिस को बैंक रीड कर लीजिए, ऐसा सजेस्टेड आंसर में लिखा होता है, रीड पोस्ट ऑफिस सेविंग एज बैंक। सो मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट क्या करने वाला है, तो मुझे नहीं पता आप भी क्या करके आए हैं पेपर में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत थी कि टाइम डिपॉजिट्स बैंक्स के दिए ही नहीं हुए थे, तो उस अकॉर्डिंगली M1 और M3 सेम ही बनता था। क्लियर है। तो 3 नंबर का प्रैक्टिकल था तो बहुत इजी, जिसको भी M3 का फॉर्मूला आता है वो कर सकता था। आगे रोल ऑफ पब्लिक डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। थियोरेटिकल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन को समझाइए, तो डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस से होता है, डीवैल्यूएशन सरकार करती है। इसके 2-3 पॉइंट्स यहां पे देने थे। सो बड़े सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये तो आता ही आता है ना कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 3 नंबर इनकम मेथड के हैं, 2 नंबर एक्सपेंडिचर मेथड के हैं। तो कितने सारे क्वेश्चंस इस तरह के क्लास में हमने किए हुए हैं। मैंने इसको सॉल्व नहीं करके देखा, मुझे नहीं पता कि इसमें पंगा है कि नहीं। मैंने पढ़ा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हमने क्लास में करे, और एक आता ही है पेपर में, नेशनल इनकम मेजरमेंट का एक क्वेश्चन तो आता है पेपर में। आगे 8B एक्सटर्नैलिटीज बताओ, कितने तरह के एक्सटर्नैलिटीज हैं, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, वो सारे लिखने थे इसमें। 4 सेक्टर्स इन विच FDI इज प्रोहिबिटेड, ये जिसको याद थे वो लिख सकता था कि कहां कहां FDI प्रोहिबिटेड है ना। ये एक एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन था कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ होल्डिंग द कैश बैलेंस। सो आगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रजीम को समझाइए, 2 एडवांटेज बताइए इसके कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्यों फायदेमंद होता है। कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है क्लास में।
टैरिफ को बताइए, 4 इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जिसने भी थॉरली पढ़ा हुआ है सब कुछ वो कर सकता है। यही तो इकोनॉमिक्स का फायदा है। ये देखो फ्री के नंबर, MV इज इक्वल टू PT, ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है मनी डिमांड में। V दिया हुआ है, P दिया हुआ है, T दिया हुआ है वगैरह, M निकाल दो, M निकाल दो, मनी सप्लाई निकालना है, समझ रहे हो, M निकालना है, ठीक है। फिर कह रहा है इफेक्ट ऑन M व्हेन V इंक्रीजेस टू 75, दोबारा निकालो कह रहा, अब V 75 कर दिया। अब V बताओ जब वॉल्यूम बढ़ के 325 बिलियन हो जाए। तो इससे आसान और क्या हो सकता है बताओ। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 नंबर देने वाली बात है ना, ठीक है ना। तो ठीक है जी, पहले में M निकालना है, फिर V चेंज करके दोबारा M निकालना है, और तीसरे में V बताना है। और अगर आपका M आपको ऊपर से ही लेना पड़ेगा, फिर V बताना है जब आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन 325 बिलियन हो जाए। क्लियर है। तो ठीक था ये क्वेश्चन। एंटिटी के बारे में पूछा है, न्यू ट्रेड थ्योरी के बारे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। LAF और MSF में डिफरेंस समझाइए, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमने ये केनेशियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में कितने गंदे गंदे प्रैक्टिकल किए हुए हैं। YD टैक्स आ गया, टैक्स 2 तरह का आ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट आ गया, कितना कुछ है। यहाँ कुछ भी नहीं था। कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 450 प्लस 0.7y, वो कह रहा है कंप्यूट द कंजम्पशन, C निकालना है, और जब Y 3500 है और 5800 है, सो Y पुट करो और आंसर बता दो। फिर सेविंग्स बताओ जब Y इतना और इतना है, तो कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग्स फंक्शन आपको बनाना आता है। अमाउंट इंड्यूस्ड व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इज 3200, अमाउंट इंड्यूस्ड ये होती है ना डिस्पोजेबल, ये होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये होती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो 3200 इंटू 0.7 करोगे तो आपकी इंड्यूस्ड कंजम्पशन आ जाएगी। सो अगेन इजी प्रैक्टिकल था 3 नंबर का। फिर तीनों तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को समझाइए। 3 तरह का FDI हम लोग पढ़ते हैं। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट क्या होता है, फेवर और FDI के फेवर में डेवलपिंग इकोनॉमी को क्या फायदा है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है। सो इकोनॉमिक्स पे तो थ्योरेटिकल चर्चा है, इस पे तो क्या चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग होता है बच्चे, जो भी अच्छे से पढ़ के जाता है उसके लिए इकोनॉमिक्स स्कोरिंग होता है। तो मैंने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स को चर्चा नहीं करी, ठीक है ना। क्वेश्चंस के अंदर जाके प्रॉपर आंसर लिखने होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। FM की हमने डिटेल में चर्चा कर दी, बिकॉज FM प्रैक्टिकल थे, क्वेश्चंस अच्छे थे, सो वो हमने पूरी चर्चा कर दी, ठीक है जी। तो ओवरऑल एवरेज टू इजी पेपर था, कोई मुश्किल पेपर नहीं था, प्रोवाइडेड आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है जी। तो इसके साथ ही CA इंटर के एग्जाम्स खत्म। एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर, बाय।